नमस्कार मित्रों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएँ और हमेशा हम सभी पर अपने परम श्रद्धेय गुरुओं का आशीर्वाद बना रहे और हम हमेशा दिन दोगुनी और रात चौगुनी प्रगति के साथ आगे बढ़ते रहें। मेरा सदैव हम सभी के लिए यही भगवान और गुरु से प्रार्थना है। और वैसे आपको पता ही है कि गुरु को भगवान से भी बढ़कर दर्जा दिया गया है। गुरु गोविंद दोहु खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो अगर गुरु की कृपा हुई तभी तो भगवान भी हमें मिले हैं। तो इस शुभ अवसर पर हमारे प्रथम गुरु माता-पिता और हमारे ज्ञानवर्धक गुरु उन सबके चरणों में कोटि वंदन। चलिए साथियों, आगे चलते हैं हम। इसी के साथ ही हमने पिछले अपने वीडियो में चीन के संदर्भ में पढ़ रहे थे कि भारत और चीन के मध्य जो कैसा रिश्ता रहा, कैसा व्यवहार रहा, उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज भारत चीन संबंध। भारत भारत चीन संबंध। सबसे पहले देखिएगा चीनी क्रांति। चीनी क्रांति कब हुई? 1949 को, ठीक है। और चीन में कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। कौन सी पार्टी की? कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार। और इस कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को मान्यता देने वाला दुनिया के पहले देशों में भारत भी सम्मिलित था। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, ठीक है साथियों। इसी के साथ ही प्रारंभ में भारत और चीन के रिश्ते बहुत ही अच्छे रहे, लेकिन बाद में रिश्ते क्या हो गए? बिगड़ते गए। बिगड़ने का क्या कारण है? आज वर्तमान में भी ठीक है रिश्ते, लेकिन फिर भी उसमें सुधार की आवश्यकता है। आपको पता होगा साथियों कि 29 अप्रैल 1954 को 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति के साथ पंचशील समझौता। पंचशील समझौते में 5 बातें लिखी गई, ठीक है। किनके मध्य हुआ? चीन के शासनाध्यक्ष, चीन के शासनाध्यक्ष, क्या नाम है? चाउ एन लाई, चाउ एन लाई। और एक वे भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री में या प्रधानमंत्री का क्या नाम है? नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के बीच, इन दोनों के बीच क्या हुआ? ये समझौता। प्रारंभ में नेहरू चाहते थे कि चीन से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। हालांकि नेहरू के जो साथी लोग थे, जो जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब है, उन्होंने कहा था कि नहीं, चीन कभी भी युद्ध कर सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। नेहरू जी समझे नहीं थे पहले कि क्या वास्तव में चीन ऐसा दगा कर सकता। हम सबको लगता है साथियों, इतने अच्छे मित्रता के संबंध थे दोनों देशों में, तो हिंदू चीनी भाई भाई के नारे लगाए जा रहे थे। तो आखिर क्या हो गया ऐसा कि जिसके कारण दोनों देशों के मध्य खटास आ गई? तो दोनों देशों के मध्य खटास आने का जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था, वो कारण था, 2 कारण बताए जाते हैं। कितने कारण? 2। भारत और चीन के संबंध में मतभेद के कारण, मतभेद के कारण। अब देखिएगा साथियों, मतभेद के कारण क्या कारण थे? 2। एक तो था तिब्बत वाला मामला। पहला कौन सा? तिब्बत। और दूसरा था नेफा, ठीक है। ये तो दोनों क्षेत्र है। अब देखिएगा, हुआ क्या था साथियों कि जिस समय चीन आजाद हुआ, ज्यों ही चीन में क्रांति हुई 1949 के बाद, तो 1950 में चीन ने क्या कर लिया? तिब्बत को अपने अंदर मना लिया और तिब्बती लोगों को कहा कि हम आपको क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रताएं देंगे। लेकिन ऐसा कर नहीं पाया चीन, और जिससे भारत और मतलब लगा भारत को भी कि चीन कहीं न कहीं सीमाओं में हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने कुछ कहा नहीं। हमने प्रारंभ में पढ़ा था कि भारत ने कुछ दिनों या कई बहुत दिनों तक
अपनी सेना को भी वहां नहीं भेजा था सीमा पर, अर्धसैनिक बलों के माध्यम से ही क्या थी, सीमा की सुरक्षा की जा रही थी। तो तिब्बत के एक धर्मगुरु है जिनका नाम है दलाई लामा। दलाई लामा। बात उस समय की है कि दलाई लामा के नेतृत्व में वहां के लोग चीन का विरोध किया, चीन का विरोध किया और तिब्बत में क्या हुई, क्रांति। कब हुई? 1958 में। और क्रांति को क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। 1958 में क्या हुई? क्रांति। और क्रांति को क्या कर दिया? दबा दिया। किसने दबाया? चीन ने। ठीक है। और उसी समय दलाई लामा ने 1958 में किसकी शरण ली? भारत की। भारत की शरण मांगी। भारत की शरण मांगी। किसने मांगी भारत की शरण? दलाई लामा ने। दलाई लामा ने क्या मांगी? भारत की शरण मांगी। दलाई लामा ने भारत की शरण मांगी। 1959 में भारत ने क्या कर दिया? 1959 में दलाई लामा को भारत ने शरण दी। भारत ने शरण दी। आज भी तिब्बत के लाखों शरणार्थी दिल्ली में है, हिमाचल प्रदेश की धर्मशालाओं में है, और हिमाचल प्रदेश की धर्मशालाओं में ही दलाई लामा ने भी क्या किया? अपने शरण ली है, जिसे भारत के सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजने की बात की गई थी। तो 1959 में दलाई लामा को क्या किया? भारत ने शरण दे दी। और ज्यों ही भारत ने दलाई लामा को शरण दी तो चीन के मन में आया, या चीन के शासनाध्यक्षों के मन में आया, नेताओं के मन में आया कि भारत क्या कर रहा है, कि भारत हमारे विरोध में काम कर रहा है। और दूसरी समस्या थी साथियों नेपा। नेपा का मतलब होता है NEFA। एन का मतलब होता है नॉर्थ, मतलब उत्तर। ई का मतलब ईस्ट, उत्तर पूर्वी सीमांत। और इंग्लिश में कहें तो इसका उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है। उत्तर पूर्वी सीमांत के क्षेत्र, जिसमें अपने अरुणाचल प्रदेश का है, असम का क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश और असम का क्षेत्र यहाँ ये है। तो पहला तो क्या था, आपको याद रखना है कि देखिए कि समस्या अंग्रेजों के समय की है। अंग्रेज यहाँ से चले तो गए थे, लेकिन जो कड़ा की बीज, जो नींव है, वो बीज है, वो बोकर चले गए थे। भारत सरकार ने मान लिया कि भारत सरकार ने चीन को कहा कि जो अंग्रेज सरकार करके चले गए हैं सीमा, वही सीमा रहेगी। लेकिन चीन ने इनका विरोध किया। चीन ने कहा कि वो नहीं हो सकती। तो मुख्य तौर पर दो क्षेत्रों पर विवाद का कारण था। पहला पहला क्षेत्र था वो था कश्मीर, और कश्मीर में भी लद्दाख। हाँ, लद्दाख। लद्दाख का एक क्षेत्र है अक्षय चीन। कौन सा? अक्षय अक्षय चीन। आपकी किताब में यही लिखा है, अक्षय चीन है लद्दाख का क्षेत्र, और दूसरी है नेपाल। इन दोनों क्षेत्रों को लेकर क्या था? विवाद था। और आखिरकार 1962 तक आते आते ये मित्रता धीरे धीरे बदलती बदलती बदलती, खटास में बदलती बदलती किस में बदल गई? युद्ध में बदल गई। और आखिरकार चीन ने 1962 में क्या कर दिया? युद्ध कर दिया। कब? तो अब पहली चीज याद रखना, भारत और पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, भारत और चीन के मध्य युद्ध। 1962 में भारत और चीन के मध्य क्या हुआ? युद्ध हुआ। उन्नीस सौ बासठ भारत और चीन के मध्य युद्ध कब हुआ? 1962 में। ये भारत और चीन के मध्य युद्ध हो गया। अब देखिए, अक्टूबर में युद्ध हुआ। अक्टूबर में युद्ध हुआ 1962, और नवंबर 1962 को, डेट याद रखो तो 21 नवंबर की मध्य रात को है। 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की। युद्ध विराम की घोषणा की। अब हुआ क्या साथियों, कि पहले चीन ने क्या किया? अक्षय क्षेत्र पर धीरे धीरे अपना कब्जा किया, और 1962 में उसने क्या कर दिया? युद्ध ही कर दिया आखिरकार भारत पर।
और युद्ध किया जिस समय, उन्होंने उसमें असम के तेजपुर से लगाकर मतलब नेपा के बहुत सारे क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। हालांकि वो वहां से वापस चला गया, जहां पहले था, जहां अक्सई चीन युद्ध से पहले चीन जिस सीमा पे था उस सीमा पे वापस चला गया। और 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध की क्या कर दी, विराम की घोषणा कर दी। और इस समय भारत ने अमेरिका से भी सहयोग की मतलब बात रखी थी, सोवियत संघ के भी सहयोग की बात रखी। हालांकि इस समय सोवियत संघ वगैरह तटस्थता की नीति में थे। अमेरिका कहा जाता है कुछ कुछ मदद दी, लेकिन वो मदद अमेरिका पहुंचा नहीं था मदद के लिए। उससे पहले क्या हो गया था, युद्ध विराम हो गया था। अब एक तो ये चीज है। अब जिस समय भी हम भारत और चीन के 1962 की लड़ाई को पढ़ते हैं, लड़ाई को पढ़ने समय एक असम का गांव है साथियों, तेजपुर। कौन सा गांव? तेजपुर। तेजपुर को पढ़ना मतलब बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्यों? आपकी किताब में हालांकि नहीं दिया गया है। देखो क्या स्थितियां बनी थी, अचानक चीनी सेना का युद्ध हुआ था, उस पर आक्रमण हुआ था अचानक। तो वहां बताया जाता है तेजपुर एक सीमावर्ती गांव है, और वहां का जो बैंक है उस समय की घटना बताई जा रही है कि एक रात बचा था, दूसरे दिन युद्ध होने ही वाला था। तो हमारे उस बैंक में लाखों करोड़ों जो उस समय की हमारी करेंसी थी, हमारे रुपए थे, उन रुपयों को क्या किया गया, जलाया गया। अब नोटों को तो जला दिया, उन सारी पेटियों से नोट बाहर लाकर उनको तो जला दिया गया, लेकिन हमारे जो सिक्के थे, करेंसी मतलब सिक्के थे वहां पे, उन सिक्कों का क्या किया जाए। तो उसी समय बैंक मैनेजर ने एक मतलब, ताकि विदेशियों के हाथ में भारत की मुद्रा या भारत के कागजात उनके हाथ में नहीं आए, उनके लिए उन्होंने उन सिक्कों को बोरों में भरवा कर क्या कर दिया गया, तालाबों के अंदर डलवा दिया गया था। इसीलिए तेजपुर की घटना। और वहां से धीरे धीरे लोग बाहर निकलने लगे। एक आपके किताब में फिल्म भी दे रखी है, ये 1962 पर चीन की लड़ाई पर ही है, हकीकत फिल्म। अब देखिएगा, अब दूसरी बात है, हमारे ज्ञान आधारित प्रश्न से कौन कौन से बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि भारत और चीन के मध्य 1962 में युद्ध हुआ, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। नंबर दो, 1962 में एक और हिंदुस्तान किससे, चीन से लड़ाई जूझ रहा था। और दूसरी और शीत युद्ध से पूरी दुनिया क्यूबा मिसाइल संगठन से जूझ रही थी। क्यूबा मिसाइल संकट से जूझ रही थी। सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य दो गुटों में बटा हुआ था, दोनों गुटों के मध्य क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में आया था। एक और तो वहां क्यूबा मिसाइल संकट पूरे विश्व के सामने, और दूसरा था भारत के सामने कौन सा, चीन का युद्ध। खैर हम क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में दूसरी जिस समय किताब पढ़ेंगे उस समय इसके बारे में चर्चा करेंगे। है 1962 की घटना यही। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय साथियों? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री तो थे, मैं यहाँ सीधा ही लिख देता हूँ पीएम, वो तो थे नेहरू जी, ठीक है। और चीन के थे, वो थे चाउ एन लाई लाई, ठीक है। अब देखिएगा साथियों, ज्यों ही भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ, चीन में भारत की इस युद्ध में क्या हुई, करारी हार हुई। हम जो सोच रहे थे या जो चाह रहे थे ऐसा हुआ नहीं, और जो प्रधानमंत्री जी भी चाह रहे थे कि चीन हमारे साथ धोखा नहीं कर सकता, लेकिन आखिरकार चीन ने अपनी नाकाम हरकतों को अंजाम दे ही दिया और आखिरकार युद्ध जीत भी लिया था। तो इसके कारण प्रधानमंत्री जी को भी ठेस पहुंचा, और कहीं कहीं मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु का कारण भी चीन को ही बताया जाता है। 1962 के युद्ध के कारण ही उनके मतलब ठेस पहुंचा था उनकी आत्मा को, और वही ठेस आखिरकार बाहर उनकी प्राणों को लेकर ही निकला 27 मई 1964 को। तो दूसरी ओर नेहरू मंत्रिमंडल में एक मंत्री थे अपने देश के रक्षा मंत्री, जिनका नाम था वीके कृष्ण मेनन। वीके कृष्ण मेनन को भी अपना क्या करना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। तो क्या क्या घटनाएं हैं, एक तो वीके कृष्ण मेनन को अपना इस्तीफा देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है। कौन थे? रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री ने अपने पद से क्या दिया, इस्तीफा दिया। दूसरा क्या हुआ, हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में 1947 के बाद या 1952 की सरकार बनने के बाद भी पहली बार ऐसा हुआ, 1962 में, 1962 में नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया।
लोकतंत्र भारत में पहली बार लाया गया था ये अविश्वास अविश्वास प्रस्ताव, हालांकि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। और और इसी के साथ ही अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, लेकिन जनता ने भी कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से या नेहरू सरकार की ओर से मतलब अपनी नाखुशी दिखाई। किस प्रकार दिखाई? क्योंकि उसी समय बहुत से राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव थे और विधानसभाओं में कांग्रेस को क्या मिली? हार मिली। तो इससे हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि 1962 के युद्ध में देश की राष्ट्रीय आपदा को धक्का लगा ही लगा, जनहानि भी हुई, लेकिन कहीं न कहीं तत्कालीन सरकार को भी बहुत ज़्यादा गहरा धक्का लगा था। ठीक है साथियों? दूसरा, अगर अब इसके साथ हम ये भी जोड़ें कि हमें इस युद्ध से जो मुनाफ़ा हुआ है, वो यही हुआ कि लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति निष्ठावान बनने का जो जज़्बा पैदा हुआ, क्योंकि हारने के बाद कोई भी चीज़ देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति होता है ना, अगर हमारी तरह कोई व्यक्ति तैयारी भी कर रहा है कॉम्पिटिशन परीक्षाओं की या कोई पढ़ भी रहा है बोर्ड में, तो अगर वो पहली बार बोर्ड में कम परसेंटेज बनाए, 8वीं मान लो ए चाहता था लेकिन उसका बी बन गया, तो वो 10वीं में अच्छी मेहनत करके अच्छी परसेंटेज बनाएगा। और अगर 10वीं में पीछे रह गया तो 12वीं में उससे भी ज़्यादा मेहनत करेगा। तो ऐसा का ऐसा हुआ, सेनाओं को भी लगा कि हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। लोगों के मन में भी देश के प्रति जागरूकता का भाव पैदा हुआ कि हमें भी देश के प्रति अपने जीवन को क्या करना चाहिए? समर्पित करना चाहिए और देश को कभी नहीं झुकने देना चाहिए। ये इसी के साथ ही बहुत सारे सेनाध्यक्षों ने मतलब सेना के अधिकारियों ने भी इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि हार वे भी सहन नहीं कर पाए। अब ये तो है साथियों 1962 में चीन से संबंधित। अब अगली चीज़ देखिएगा। अब चीन के बाद आता है अपना पाकिस्तान। अपने पाकिस्तान के साथ संबंध कैसे रहे? देखिएगा आप ज़रूर, हकीकत फ़िल्म आपको मिल जाएगी। हकीकत फ़िल्म में ये सारा का सारा एक मतलब 1962 में किस प्रकार वहाँ के पहाड़ी इलाकों में भारतीय सेना का एक कमांडर है और एक कम्मो नाम करके एक बिटिया है, जो उन दोनों कम्मो नाम की बिटिया के माध्यम से वो क्या करते हैं, आगे जाते हैं मतलब अपनी चीनी सेना को हराने के लिए या टुकड़ी को समाप्त करने के लिए और आखिरकार दोनों अपने प्राणों को क्या कर देते हैं, न्योछावर कर देते हैं। और वहाँ सरकारी कागज़ातों का भी अच्छा यूँ प्रयोग किया गया है फ़िल्म में और बताया गया है, ठीक है? तो ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है, ख़ैर मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। अब है भारत-पाकिस्तान संबंध, भारत-पाक संबंध। अब भारत-पाक संबंध का नाम लेते ही साथियों एक हमारे मन में पहले ही आ जाता है कि अगर किसी भी राष्ट्र के प्रति नाम आते ही मतलब हमारे मन में द्वेष की भावना पैदा हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे साथ कभी अच्छे रिश्ते रखे नहीं। लेकिन फिर भी इस द्वेष की भावना को त्यागना होगा, क्योंकि अगर जब तक आचरण में शांति नहीं आएगी, जब तक आचरण में विश्वास नहीं आएगा, तब तक दोनों देशों के मध्य अच्छे संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते। तो इसमें जिस समय आपको पता होगा, हमने पहले भी पढ़ा, हमको पता है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। पाकिस्तान क्या हुआ? आज़ाद हुआ? आज़ाद। आज़ादी के 1 महीने बाद, लमसम 1 महीना ही हुआ था, 1 महीने 6-7 दिन हुआ था। आज़ादी के 1 महीने भर बाद में ही उसने क्या कर दिया, कव्वालियों के वेश में 24 अक्टूबर 1947 को कव्वालियों के वेश में कव्वालियों के वेश में पाकिस्तान ने प्रथम आक्रमण किया। पाकिस्तान ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया। पहला आक्रमण यही कर दिया, जम्मू कश्मीर को लेकर था। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लेना चाहता था। अब जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हम जिक्र करेंगे अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि अगले पार्टों में कुछ-कुछ जम्मू कश्मीर के बारे में और दे रखा है, तो उस समय हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि किस प्रकार 370 को लाया गया और किस प्रकार जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक हरी सिंह दबाव में आए, उन्हें दबाव में लाया गया, या किस प्रकार वे पाकिस्तान में मिलना चाहते या भारत में मिलना चाहते या किस प्रकार स्वतंत्र रहना चाहते या किनके दबाव में आकर वे भारत में आए या उनकी वास्तविक क्या कारण थे और क्या भारतीय संविधान से अतिरिक्त जम्मू कश्मीर को के संविधान में बातें लिखी गई थी जिसके कारण जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, या क्या 35 ए है, उन सब के बारे में कौन-कौन सी चीजें जो जम्मू कश्मीर को विशेष तौर से दी गई थी,
क्योंकि 24 अक्टूबर 1947 वाला जो ये मामला था, ये पूरा का पूरा किसके संबंध में ही था? जम्मू कश्मीर के ही संबंध में था। तो पहला आक्रमण तो पाकिस्तान ने यहीं कर लिया था 24 अक्टूबर। ये आक्रमण भी लंबा चलता है, लमसम साल भर चलता है। आखिरकार 26 अक्टूबर को भारतीय सेना कहाँ जाती है? वहां अपने जम्मू कश्मीर जाती है, श्रीनगर, और इन पाकिस्तानी सेना को क्या करती है? कबालियों के वेश में आई इस सेना को पराजित करती है और वापस कर देती है। आखिरकार ये मामला कहाँ चला जाता है? 1947 का मामला है, यही चला जाता है अपने यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में। अब देखिएगा दूसरा, दूसरा है 1965 की लड़ाई, और तीसरा ही है 1971 की लड़ाई। ठीक है, और चौथी लड़ाई है वो है 1999 कारगिल। कौन सा युद्ध? कारगिल युद्ध। हमेशा चीन और अमेरिका का झुकाव किसकी ओर रहा है? पाकिस्तान की ओर रहा है। इसीलिए पाकिस्तान बार बार जिस समय चाहे, जिस समय उसका मन हो जाए, उस समय वो क्या करना चाह रहा है? भारत पर आक्रमण करना चाह रहा है। हालांकि इतने आक्रमण होने के बावजूद भी हमारे दोनों देशों के मध्य कहीं न कहीं मित्रता के भाव भी दिखाई देने को मिल रहे हैं। जैसे बस सेवाएं चल रही है, 1999 के आसपास शुरू की गई थी, रेल यात्रा भी चल रही है, या दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का एक दूसरे देश में आवागमन है। जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बिटिया के जन्मदिन पर वहाँ शुभकामनाएं देने गए थे, या फिर अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी अचानक पाकिस्तान पहुंच गए थे। तो मतलब इससे पहले भी दोनों देशों के मध्य समझौता भी हो रखा है, जैसे ताशकंद समझौता है, या 1960 का सिंधु जल समझौता है, या इसी के साथ ही 1972 का जो शिमला समझौता है, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में। तो कहने का मतलब यही है, खटास भी है तो, लेकिन कहीं न कहीं वापस मित्रता के भी संबंध कहीं न कहीं उजाड़े जा रहे हैं। अब देखिए साथियों, तो अब हम बात करेंगे, ये तो अपना मुख्य चीज़ है कि ये हुआ। अब कौन था, इस समय क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो देखते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान की बात आते ही सबसे पहले सिंधु जल समझौता आपको याद रखना है। कौन-सी बात याद रखनी है? सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता कब हुआ साथियों? सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता हुआ 1960 में। क्या हुआ था? सिंधु नदी का जल था, इससे लेकर हुआ था सिंधु जल समझौता। इतने देश के मतलब समझौता, सिंधु जल समझौता होने के बाद देश के साथ युद्ध भी हुए भारत और पाकिस्तान को लेकर, लेकिन फिर भी ये सिंधु जल समझौता आज भी क्या है? कायम है। ये किन के मध्य हुआ? ये नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी, और अयूब खान के मध्य, अयूब खान के मध्य। अयूब खान कौन थे? ये पाकिस्तान के जनरल, जनरल राष्ट्रपति। ठीक है। सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में हुआ। किन के मध्य हुआ? नेहरू और अयूब खान के मध्य हुआ। अयूब खान पाकिस्तान के जनरल और नेहरू भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री। इंडियाज पीएम, INDIA। ठीक है, ये नेहरू भारत के प्रधानमंत्री। किन की सहायता से हुआ? ये हुआ था साथियों अपने विश्व बैंक की सहायता से। किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से। विश्व बैंक की सहायता से सिंधु जल समझौता 1960 नेहरू जी और अयूब खान के मध्य हुआ था। नेहरू भारत के प्रधानमंत्री और अयूब खान राष्ट्रपति, पाकिस्तान के सेना सेना के जनरल थे। ठीक है, अब ये समझौता हो गया, और इस समझौते में क्या था? सिंधु नदी को जल को लेकर था, 20% पानी भारत उपयोग करेगा और 80% पानी कौन करेगा? पाकिस्तान। 20 तो करेगा भारत और 80 करेगा पाकिस्तान। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज है, इसमें याद रखने योग्य। दूसरा, हाँ अब साथियों देखिए दूसरा, ये सिंधु जल समझौता हो गया। सिंधु जल समझौते के बाद फिर 1965 की लड़ाई आती है। 1965 की लड़ाई में, 1965 की लड़ाई, 1965 की लड़ाई पाकिस्तान की सोची समझी साजिश थी।
पाकिस्तान चाह रहा था, वो भी अभी तक पाकिस्तान के मन में जम्मू कश्मीर नहीं लिख रहा है। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर को लेकर आज भी पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों के माध्यम से क्या कर रहा है, मतलब हमले करवा रहा, आतंकवादी हमले। आज भी हमारे सेना के जवान शहीद हो रहे हैं, हालांकि सेना वापस उनको जवाब भी दे रही है। आपको ये भी पता होगा कि वर्तमान में प्रधानमंत्री ने एयर स्ट्राइक भी करवाया था मिराज 2000 के माध्यम से, या इससे पहले अपने थल सेना की भी स्ट्राइक करवाई थी। तो ये सारा का सारा मामला आज भी चलता है। तो 1965 की लड़ाई, इन्होंने अप्रैल में क्या किया, गुजरात में आक्रमण किया। अप्रैल 1965 कहाँ किया, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ के रण में। कब किया, अप्रैल 1965 को गुजरात के कच्छ के रण में। और दूसरा अगस्त सितंबर में वापस इन्होंने आक्रमण किया। अगस्त सितंबर कहाँ किया, अगस्त सितंबर में, अगस्त सितंबर 1965 को जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर कहाँ किया, जम्मू कश्मीर में। वापस भारतीय सेना ने इनको जवाब देने के लिए, भारत ने वापस कहां से जवाब दिया, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन, लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि 1964 में क्या हो गई, नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी। तो नेहरू जी की मृत्यु के बाद देश के प्रधानमंत्री कौन बने दूसरे, वो बने लाल बहादुर शास्त्री। और इन्हें जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने पंजाब से वापस जवाब दिया, पंजाब से वापस जवाब दिया। और इसमें पाकिस्तान की क्या हुई, करारी हार हुई। पाकिस्तान क्या हो गया था, हार गया था। ठीक है, युद्ध में पराजय प्राप्त हुई। अब देखिए, पाकिस्तान को पराजय मिली थी उस समय, और पराजय मिलने के बाद इन्हीं 1965 की लड़ाई के बाद एक समझौता होता है जिसका नाम है ताशकंद समझौता। कौन सा समझौता, ताशकंद समझौता। कब हुआ साथियों ताशकंद समझौता, तो याद रखना 10 जनवरी को। कब, 10 जनवरी 1966 को। किनके मध्य हुआ, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, सामने कौन थे, अयूब खान, वही पाकिस्तान के जनरल या राष्ट्रपति कह दो आप, अयूब खान। ठीक है, ताशकंद समझौता कब हुआ, 10 जनवरी 1966 को हुआ। लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। कहां हुआ, तो उज्बेकिस्तान, याद करना, उज्बेकिस्तान। कहां हुआ, उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में हुआ, मतलब सोवियत संघ का उस समय हिस्सा था, आज अलग से देश है। उनका एक क्षेत्र है, क्या है, ताशकंद। और सोवियत संघ के प्रयासों से हुआ था। लेकिन हुआ क्या था साथियों, इसी समय 11 जनवरी को 1966 को ताशकंद समझौते के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो गई थी, वही मृत्यु हो गई थी। मतलब हमने यहाँ हमारे प्रधानमंत्रियों को जिंदा भेजा, लेकिन वे वापस आए तो उस समय उनकी आर्थिक देही भारत पहुंच पाई थी। तो खैर, कहने का मतलब यही है कि अयूब खान हमेशा भारत का विरोध कर रहा था, लेकिन उस समय जिस समय लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी, एक घटना मुझे याद आ रही है, कहीं मैं पढ़ रहा था तो उसमें बताया जा रहा था, अयूब खान भारत की यात्रा पे आ रहे थे, लेकिन उस समय नेहरू की मृत्यु हो गई। तो अयूब खान ने कहा कि अब हम किससे मिलने जाए, नेहरू जो मिलने वाला व्यक्ति था या जो भारत का महान व्यक्ति था वो तो चला गया। और ये हमेशा लाल बहादुर शास्त्री का अपमान करते थे। जिस समय समझौता हुआ, दोनों के मध्य बातचीत हुई, और बातचीत होने के बाद इनकी अर्थी के नीचे कंधा दिया था किसने, अयूब खान ने। और उस समय अयूब खान ने कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान के मध्य कोई व्यक्ति समझौता करवा सकता था तो वो कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो मतलब कहने का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के विचारों से अगर शत्रु भी इतना प्रभावित होता है तो हमें मानना चाहिए, और पूरी दुनिया वास्तविक में मान रही है कि लाल बहादुर शास्त्री इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। और दूसरा, ईमानदारी की मिसाल के तौर पर भी इस व्यक्ति को याद किया जाता है। अब देखिएगा, तो 1965 की लड़ाई हो गई और 1962 की चीन लड़ाई हो गई। हमने पिछले पाठों में एक पढ़ा था पंचवर्षीय योजना, आपको याद होगा। अब देखो साथियों, हुआ क्या कि हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना, हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब, 1961 से 1966 तक चली। लेकिन ये मैंने पहले बात कर ली थी, असफल हुई।
असफल हुई। अब आप समझ गए होंगे कि असफल क्यों हुई। असफल होने का यही कारण था कि देश में ये इतने युद्ध हुए, 2 युद्ध हो गए, देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। 1965 की लड़ाई में हम युद्ध जीते जरूर थे, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई थी, जिसके कारण हम देश का विकास नहीं कर पाए और देश को ज्यादा से ज्यादा खर्च किस में करना पड़ा? सुरक्षा के उत्पादों में करना पड़ा। तो हमने 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना। छोटा प्रश्न पूछ लिया जाए कि रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना कब हुई, तो 1962 में। और इसी से संबंधित 1965 में हमने रक्षा आपूर्ति विभाग रक्षा आपूर्ति विभाग की भी स्थापना की, ये भी याद रखना। अब आपको पता चल गया होगा तीसरी पंचवर्षीय हारने का कारण क्या रहा होगा। मुख्य कारण यही था कि हमारा पूरा झुकाव किसकी ओर था? रक्षा की ओर था। हमने सैन्य में ज्यादा खर्च किए, जिसके कारण हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या हो गई? असफल। दूसरी, जो भूखमरी की समस्या या बिहार में जो अकाल पड़ा था या युद्ध हुए थे, ये सब कारण आपके सामने ही है। ये तो हो गया साथियों। अब देखिएगा, ये तो और इसके बाद 3 एक वर्षीय योजनाएं चलाई। कितनी? 3 एक वर्षीय योजनाएं। एक वर्षीय योजनाएं। कितनी एक वर्षीय योजनाएं चलाई गई? 3। और फिर हमने चौथी पंचवर्षीय योजना वापस कब चलाई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना वो चलाई थी हमने 1969 को। 1 अप्रैल 1969 से हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाती है। अब देखिएगा ये, अब अगली बात करते हैं अपन, वो करते हैं 1971 के भारत पाक युद्ध। 1971 भारत पाक युद्ध, इन्हें बांग्लादेश युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश युद्ध। ठीक है। अब देखिएगा साथियों, 1971 में भारत पर वापस किसने? पाकिस्तान ने हस्तक्षेप किया। इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन? इस समय देश के प्रधानमंत्री अपने श्रीमती इंदिरा गांधी। अब देखिए, 1970 में पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? कि भारत क्या कर रहा है कि हमारे देश के टुकड़े करवाना चाह रहा है। हालांकि साथियों, वास्तविकता में ऐसा नहीं था। 1970 में पाकिस्तान में पहले आम चुनाव हुए। पाकिस्तान में पहले आम चुनाव। अब यहीं से आपने पता लगा लिया होगा कि हम 1952 में पहले चुनाव करवा लिए थे और पाकिस्तान में कब हो रहे हैं? अब हो रहे हैं। इसका मतलब देश की विकट स्थिति तो थी। ठीक है। तो 1970 में पाकिस्तान में पहले आम चुनाव हुए। आम चुनाव में एक पूर्वी पाकिस्तान के नेता थे, वो जुल्फिकार अली भुट्टो। पूर्वी पाकिस्तान के नेता कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। और पश्चिमी पाकिस्तान के कौन थे? नहीं, पश्चिमी पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, पश्चिमी पाकिस्तान के थे वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो। और पूर्वी पाकिस्तान के कौन थे? पूर्वी पाकिस्तान के नेता वो थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है। पश्चिमी पाकिस्तान के नेता थे जुल्फिकार अली भुट्टो और पूर्वी पाकिस्तान के नेता कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। अब दोनों, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी का नाम था अवामी लीग। अवामी लीग। अवामी लीग ने क्या कर लिया? चुनाव जीत लिया। कैसे? पश्चिमी बात ये हो रही थी कि जिससे सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी वो क्या करेगा? पूरे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि बहुमत किसे मिल गया था? आवामी लीग को। अब देखो, लेकिन ये शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री या देश के राष्ट्राध्यक्ष बनाने के संबंध में या पक्ष में नहीं थे। तो फिर आवामी लीग ने कहा क्या बना लिया जाए? पाकिस्तान का एक परिसंघ बना लिया जाए।
तो उन्होंने इससे भी इनकार कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया, शेख मुजीबुर रहमान या पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों के मध्य क्या हो गया, विद्रोह हो गया। और कहीं न कहीं ये विद्रोह ही क्या करवाएगा, देश के 2 टुकड़े करवाएगा। 1971 में पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा, किसके द्वारा? पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा किसको? शेख मुजीबुर रहमान को क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और क्या कर लिया, नजरबंद कर लिया गया, जिसके कारण वहां क्रांतियां हुई, आंदोलन शुरू हो गए, हिंसक प्रदर्शन होने शुरू हो गए। तो फिर आखिरकार और उसी समय 1971 में, याद रखना यहाँ हमारे गुट निरपेक्षता की भी थोड़ी बात आएगी। 1971 में भारत और सोवियत संघ भारत और सोवियत संघ के मध्य 20 वर्षीय शांति सैन्य समझौता हुआ। 20 वर्षीय शांति सैन्य समझौता हुआ। कब हुआ भाई? 1971 में। कितने वर्षीय? 20 वर्षीय। किनके मध्य? भारत और सोवियत संघ। भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय, ये समझौता हुआ था 20 वर्ष के लिए। और कहा गया कि अगर भारत पर कोई सैन्य आक्रमण किया जाएगा तो सोवियत संघ उसकी क्या करेगी, रक्षा करेगा। रूस हमेशा से भारत का पक्ष धर रहा है। ये क्यों हुआ साथियों? हम क्या थे, दोनों गुटों से अलग रह रहे थे, लेकिन फिर भी हमने 1971 में क्या किया, सोवियत संघ के साथ समझौता किया, सैन्य समझौता। ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि 1960 के बाद चीन और अमेरिका दोनों एक दूसरे के निकट आ रहे थे और चीन, अमेरिका और पाकिस्तान तीनों मिलकर क्या कर रहे थे, भारत पर युद्ध की साजिश रच रहे थे। इसलिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपनी विवेक का उपयोग लेते हुए क्या किया, सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय शांति सैन्य समझौता कर लिया। कब किया? 1971 को। और 1960 के दशक में ही वहां के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अपने एक सलाहकार को पाकिस्तान से होते हुए गुप्त तरीके से चीन की यात्रा पर भेजा था, अपने सलाहकार को। ठीक है, अब देखिएगा, फिर आखिरकार भारत में युद्ध की बातें पहले ही शुरू हो गई थी, क्योंकि उस समय कितने शरणार्थी, कम से कम लाखों शरणार्थी, लगभग 80 लाख शरणार्थी आए थे 1971 के समय भारत में। कितने शरणार्थी? 80 लाख शरणार्थी। 80 लाख शरणार्थियों के भारत ने क्या किया था? 80 लाख शरणार्थी को शरण दी। अब देखिएगा, एक ऐसा देश जो खुद भूख से पीड़ित है, फिर भी 80 लाख लोगों को क्या कर रहा है, शरण दे रहा है। आपको पता होगा उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी हरित क्रांति ने कुछ कुछ क्षेत्रों में अच्छे कदम उठा लिए थे उस संदर्भ में, या उस समय भारत ने। अब देखो, 80 लाख शरणार्थियों ने क्या, 80 लाख शरणार्थियों को भारत ने क्या दी, शरण दी। अब युद्ध पहले भी हो सकता था, लेकिन इंदिरा गांधी चाह रहे थे, या भारत चाह रहा था, युद्ध की शुरुआत कौन करे, पाकिस्तान करे। पाकिस्तान चाह रहा था अगर भारत युद्ध की शुरुआत कर ले, लेकिन पाकिस्तान ने फटाफट में कदम उठाया और उन्होंने क्या कर दिया, 3 दिसंबर 1971 को पंजाब व राजस्थान पंजाब व राजस्थान पर हवाई हमले किए। कब? 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने पंजाब व राजस्थान पर हवाई हमले किए। किसने किए? पाकिस्तान ने। हम चाहते तो युद्ध पहले हो सकता था, लेकिन पहले सर्दी का समय था, ज्यादा मतलब पहले। अब देखिएगा, अगर सर्दी के समय चीन की सेना भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि वहां सर्दी ज्यादा पड़ रही थी। और दूसरा, पाकिस्तान का सहयोग चीन नहीं कर रही थी, दूसरा अमेरिका भी नहीं कर सकता था, हालांकि रूस ठीक ढंग से कर सकता था। और अगर चीन करता तो पीछे वापस रूस कर लेता चीन की सीमा पर अटैक। तो ये सोची समझी सारे की सारे ये एक रणनीति बनाई गई थी। 3 दिसंबर को ज्यों ही पाकिस्तान ने भारत के पंजाब और राजस्थान के हवाई अड्डों पर हवाई हमले किए, तो उसके वापस जवाब ने लगभग 10 दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर, 10 दिनों के
भीतर भारतीय सेना ने ढाका को घेर लिया। भारतीय सेना ने किसको घेर लिया? ढाका को घेर लिया। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश वाले जितने भी लोग थे वो सब भारतीय सेना के साथ दे रहे थे पूरा का पूरा। वे खुद राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रहे थे, वे खुद नए देश की मांग कर रहे थे। क्यों? क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान वाले पूर्वी पाकिस्तान वाले लोगों के प्रति क्या कर रहे थे? अत्याचार कर रहे थे। तो नजदीक। और दूसरा, भारत ने अपनी तीनों सेनाओं को कमान संभालने को कह दी थी, और भारत की वायुसेना, भारत की थल सेना और भारत की जल सेना तीनों ने मिलकर क्या किया? पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। और 16 दिसंबर, तारीख याद रखना, 16 दिसंबर 1971 को दुनिया के मानचित्र पर, दुनिया के मानचित्र पर बांग्लादेश के नाम से नया देश उभरा। नया देश उभरा किसके नाम पर? बांग्लादेश के नाम पर। कब? 16 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के नाम से दुनिया के मानचित्र पर ये क्या हुआ? नया देश। अब साथियों, 16 दिसंबर को क्या हो गया? बांग्लादेश आजाद हो गया, अपने मतलब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में परिवर्तित हो गया। अब इसके बाद भारत और इसी समय पाकिस्तान के 90,000 सैनिक, कुछ किताबों में 93,000 बताया जा रहा है, कुछ के 90,000 बताया जा रहा है। अब मेरे ख्याल से आपकी किताब में 90,000 सैनिक है। 90,000 सैनिक। कितने सैनिक? 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण किया। किसके सामने? भारतीय सेना के सामने। किसके सामने? भारतीय सेना के सामने। भारतीय सेना के सामने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध में भी इंदिरा गांधी की बहुत ही अच्छी तरीके से जीत हुई, अर्थात भारत की जीत हुई, जिसके कारण कांग्रेस को 1971 के चुनाव में जो निर्णायक ये जीत ही कहीं न कहीं 71 के चुनाव में काम चल रही थी। जिस प्रकार 2014 और 2019 के आम चुनाव में लोग प्रतिनिधियों को चुनाव न मतलब मत न देकर मोदी जी को मत दे रहे थे, उसी प्रकार 1971 में लोग केवल और केवल इंदिरा गांधी के नाम पर सभी प्रतिनिधियों का चुनाव किया था लोगों ने। अमूमन चुनाव तो वही थे, लेकिन फिर भी वास्तविकता क्या थी वो उस सब वो भी जानते हैं और आज भी लोग जानते हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए इस युद्ध के बाद दोनों देशों के मध्य और समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ? वो था शिमला समझौता। कौन सा समझौता? शिमला समझौता। शिमला समझौता। इसे शिमला समझौता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ था। कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। और शिमला इसीलिए इसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। कब हुआ? 3 जुलाई को हुआ। 3 जुलाई 1972 को हुआ। किसके मध्य? इंदिरा गांधी भारत की जो प्रधानमंत्री थी, और सामने कौन थे? और जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य। ठीक है, शिमला में हुआ था ये समझौता। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। और उस समय भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई थी। हालांकि 65 के युद्ध में भी भारतीय सेना लाहौर की सीमा के आसपास पहुंच गई थी, लेकिन वापस आ गई। और इस समय भी भारतीय सेना क्या है? वापस आ गई थी। ठीक है। और दूसरा, जो बंदी बनाए गए थे 90,000 सैनिक है, इनको भी वापस क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। इसके बाद भी एक और युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध हुआ था साथियों, वो हुआ था आपके 1999। कब हुआ था? 1999 में। एक याद कर लेना, कारगिल युद्ध 1999। ये भी भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। कहीं न कहीं चीन भी साथ दे रहा था।
और कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, ये थोड़ा याद रख लेना। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, 26 जुलाई, ठीक है, याद रखना। 26 जुलाई 1999 को इस युद्ध, मतलब हमने इस युद्ध को जीत लिया था। अपनी जो महत्वपूर्ण पहाड़ी थी जिसके ऊपर तिरंगा फहरा लिया गया। लेकिन इसमें युद्ध में यही रहा कि ये कारगिल युद्ध केवल और केवल कारगिल क्षेत्र को लेकर ही हुआ, न तो कोई सेना आगे बढ़ी और न पीछे गई। इसका विवाद समाप्त होते ही दोनों देशों के मध्य विवाद समाप्त हो गया। एक याद कर लेना, मतलब अच्छे संबंधों के साथ बस सेवा शुरू है, बस सेवा, और एक रेल सेवा है। प्रधानमंत्रियों का आना जाना याद रख लेना। ठीक है। दूसरा, जो राजनयिक संबंध बनते रहे हैं, बनते बिगड़ते रहे। ठीक है। इसके साथ ही सिंधु जल समझौता भी ठीक से काम कर रहा है। अब देखिएगा साथियों, ये है, अब बात आती है परमाणु नीति की। किसकी बात आती है? परमाणु नीति की। भारत की परमाणु नीति। आपको पता होगा, नेहरू परमाणु के पूर्ण रूप से पक्षधर नहीं थे, लेकिन वो ये चाह रहे थे अणु होना चाहिए भारत के पास। क्या होना चाहिए? अणु। 1940 के आसपास ही डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को निर्देश दे दिए गए थे। हालांकि नेहरू की मृत्यु के बाद डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की मृत्यु हो गई थी। 1964 में नेहरू मरे थे, मतलब नेहरू का निधन हुआ था। और नेहरू के निधन के जस्ट कुछ समय ही बाद किनका निधन हो गया? एक हवाई हमले में, मतलब कोई वायुयान दुर्घटना में उनकी, होमी जहांगीर बाबा की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। लेकिन इससे पहले 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण कर लिया। चीन ने परमाणु परीक्षण किया। परमाणु परीक्षण, चीन ने जी परमाणु परीक्षण किया। ठीक है। चीन का परमाणु परीक्षण होने के जस्ट बाद फिर भारत में भी परमाणु परीक्षण की होड़ बढ़ी। एक याद रखना, 1962 में जो चीन जीत गया था युद्ध, उस समय अपने भाकपा, अगर आपको पूछ ले भाकपा, तो भाकपा का पूरा नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भाकपा के दो टुकड़े हो गए थे इस युद्ध के बाद, क्योंकि कुछ तो सोवियत संघ, मतलब भारत के समर्थन में थे कि भाई, और दूसरे कुछ चीन के समर्थन में थे, तो वे थे माकपा, मतलब मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में इनके क्या हुए थे? टुकड़े हुए थे। 1962 के युद्ध के बाद दोनों के टुकड़े, दो 1964 में दो भागों में विभाजित हो गई, भाकपा और माकपा। ठीक है। भाकपा कांग्रेस में रही, माकपा अलग विचारधारा के कारण अलग हो गई। माकपा के बहुत सारे नेताओं को मतलब संदिग्ध स्थितियों में चीन के प्रति समर्थन करने के लिए गिरफ्तार भी किया गया था। ठीक है। अब देखिएगा, तो 1964 में क्या है? चीन ने अपना परमाणु परीक्षण कर लिया। 1968 में परमाणु अप्रसार संधि आई। कौन सी संधि? परमाणु अप्रसार संधि। याद रखना साथियों, यही कहीं न कहीं भारत को परमाणु बंद के लिए, मतलब प्रेरित करती है। 1968 में परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि। ये संधि क्या थी कि जिन देशों ने परमाणु बना ली वो तो ठीक है, लेकिन आगे कोई भी देश क्या नहीं बनाएगा? परमाणु नहीं बनाएगा, और ना ही परमाणु का क्या करेगा? परीक्षण ही नहीं करेगा। और उस समय दुनिया के 5 जो स्थायी है संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य, वे 5 कौन कौन से? 5 देश जिनके पास बम थे, परमाणु था। अमेरिका, दूसरा रूस, ठीक है, तीसरा फ्रांस, चौथा चीन। अमेरिका हो गया अपने, एक तो है अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा फ्रांस, चौथा चीन, और एक है ब्रिटेन।
ब्रिटेन कह दो या इंग्लैंड कह दो, जो भी, ठीक है। ये इन देशों के पास क्या थे, परमाणु थे, लेकिन बाकी वाले देशों के पास परमाणु नहीं थे। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि का क्या किया, विरोध किया। क्या किया, विरोध। किसने किया, भारत ने किया, और इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके बाद भारत ने, अब बात आती है अपने, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया। 1974, समय दे 18 मई, 18 मई 1974 को, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, कहाँ, राजस्थान, राजस्थान का क्षेत्र पोखरण, और पोखरण का कौन सा, खेतोलई, ठीक है। यहाँ पहला परमाणु परीक्षण हुआ, भारत द्वारा किया गया पहला परमाणु परीक्षण, पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ साथियों, 1974, 18 मई 1974 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ। और बुद्ध पूर्णिमा का दिन होने के कारण ही इसे किसके नाम से जाना जाता है, मुस्कुराते हुए बुद्ध, मुस्कुराते हुए बुद्ध। क्या नाम दिया गया, मुस्कुराते हुए बुद्ध। मतलब ये शांति का क्या है, द्योतक। किसका द्योतक बताया, शांति का द्योतक। स्माइलिंग बुद्धा अंग्रेजी में नाम दिया गया, मुस्कुराते हुए बुद्ध। ये तो हमारा पहला परमाणु परीक्षण है, ठीक है। लेकिन हमने 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया, दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया, दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में, ठीक है। कौन सी तारीख, 11 मई व 13 मई, 11 मई और 13 मई, ठीक है। ये 18 मई को है, ये 11 मई और 13 मई। और इस दिन भी महत्वपूर्ण याद रखना, 13 मई को उसी समय क्या थे, वही वापस बुद्ध पूर्णिमा ही थी। और इसी समय ये भी कहाँ हुआ, पोखरण में। दूसरा भी कहाँ हुआ, पोखरण में, पोखरण वही राजस्थान, यही पोखरण रेंज में ही दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, 1998 में हुआ था, 11 मई और 13 मई को। 11 मई को छोटा परीक्षण किया गया, 13 मई को बड़ा विशाल धमाका किया गया। और इसके संदर्भ में आप 18 मई को अपने 1974 को करने के बाद धीरे धीरे अमेरिका को क्या लगने लगी थी, भनक लगी थी कि भारत अपना दूसरा परमाणु परीक्षण भी कर सकता है। तो उसके इतने बड़े मतलब यूं हर समय, हर 5 मिनट के बाद सैटेलाइट वगैरह दिखाए गए। इसका सारा नजरिया आपको, या जरिया अगर आपको समझना है, तो आप परमाणु फिल्म बनी हुई है 1900 पोखरण में 1998 पर, तो वो बहुत अच्छे ठीक ढंग से हमें बता देगी या सीख देगी कि किस प्रकार अमेरिका के सैटेलाइट आते थे और नजर रखते हुए चले जाते थे हर 5 मिनट के बाद। तो और दूसरा, हमारे जो तत्कालीन डीआरडीओ के अध्यक्ष थे, या जो दूसरे परमाणु उस समय प्रधानमंत्री, तो दूसरा परमाणु परीक्षण के समय कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। हालांकि परमाणु परीक्षण के संदर्भ में सबसे ज्यादा उत्तेजित कौन थे, सबसे ज्यादा उत्तेजित थे 1991 में जो कांग्रेस की ओर से एक प्रधानमंत्री बने थे, पीवी नरसिम्हा राव, पामोलापति वेंकट नरसिम्हा राव, ठीक है, दक्षिण से संबंधित थे। वे मतलब इतने आतुर थे। 1996 के चुनाव में उनकी हार हुई, पराजय होने के तुरंत बाद वे अटल बिहारी वाजपेयी से मिले, और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा कि जो मैं नहीं कर पाया वो आपको करना। हालांकि पहली बार 13 दिनों में ही अल्पमत में आ गई थी, किसकी सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। फिर इंद्र कुमार गुजराल आ गए, फिर एचडी देवगौड़ा वगैरह, वो ठीक ढंग से ऐसा कर नहीं पाए। वापस 1998 में किसकी सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी की, उनको ठीक से बहुमत मिल गया, एनडीए की सरकार थी, और उन्होंने क्या कर लिया, 11 मई और 13 मई को पोखरण में परमाणु परीक्षण करवा लिए। और आपको पता होगा, इसमें ये भी बताया जाता है कि राजस्थान में ये घोषणाएं करवाई गई थी कि तूफान आ गया है, या फिर क्यों, क्योंकि पाकिस्तान को पता चल रहा था। और जिस समय तो 11 मई को तो इतना विशेष नहीं हुआ, लेकिन 13 मई को उस समय जमीन में क्या आ गई थी, दरारें आ गई थी। और फिर अमेरिका ने भारत पर क्या बहुत सारे पाबंद प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन आखिरकार फिर भी, हाँ, अब वो प्रतिबंध भी कहीं न कहीं हट गए हैं। और उस समय, क्योंकि अगर कोई भी एक देश बड़ा होता है, दूसरा देश उसके ऊपर उससे ज्यादा बड़ा होता है, तो ईर्ष्या तो होना तय है। अब ज्यों ही भारत ने परमाणु परीक्षण किया, तो उसके जस्ट कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण
कर दिया। 1998 की लड़ाई में 1999 के कारगिल युद्ध में सबसे बड़ी समस्या यही थी, दोनों देश परमाणु संपन्न थे, कोई भी देश किसी भी समय परमाणु काटे कर सकता था। इसीलिए मैंने पहले कहा कि ये युद्ध केवल और केवल कारगिल से ही शुरू हुआ और कारगिल तक ही समाप्त हुआ। इस प्रकार अपना आज हमने एक परमाणु की नीति के बारे में बात की, एक भारत और चीन के मध्य जो हमारे संबंध है, उनके बारे में बात की और वह एक जो परमाणु अपसार संधि है 1968 की, उसे 1995 में उसमें संशोधन करके अनियमित काल के लिए आगे बढ़ा दिया और इसका सबसे ज्यादा विरोध भी किसने किया? भारत ने किया। तो चलते हैं साथियों, आप सबको मैं आशा करता हूँ कि अच्छा समझ में आ रहा होगा। आप सब अपने हाथ में पेन और कॉपी लेकर लिख रहे होंगे साथ में और लिखने के बाद में 1 बार 2 बार पढ़ना, अगर मतलब कहीं आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को रोक कर क्लिप मतलब रोक कर और एकदम फ्री हो जाना और उसके बाद वापस स्टार्ट करके उनको ठीक ढंग से देखना, पढ़ना। 1 बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार में समझ में आ जाएगा। इतना मेरा विश्वास है कि समझ में आपको ज़रूर आ जाएगा। नमस्कार।